अच्छा, ऐसा है कि आज हमने एंटी डिप्रेसेंट्स जो है स्टार्ट करना है। अच्छा, ये चैप्टर ना आपके पेपर के लिहाज से कोई ऐसा जितना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें कुछ दो तीन टॉपिक्स हैं जो हमने करने हैं। अब मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि मुझे पढ़ाने में कोई मसला नहीं, मैं आपको इस चैप्टर का एक एक वर्ड पढ़ा दूंगी। बल्कि ये है कि मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे इस पूरे चैप्टर की एक एक टॉपिक की डिटेल्ड वीडियो पड़ी हुई है। अगर किसी को ज्यादा मतलब उसे क्यूरियोसिटी हो रही है या उसका दिल कर रहा है पढ़ने का, तो वो उधर जाके देख सकता है। ये मजे का टॉपिक है, लेकिन बात ये है कि आप लोगों का जो पेपर में आना है ना, हमें असल में उससे कंसर्न है। अगर मैं आप लोगों को इतना ज्यादा करवाती जाऊंगी, फिर आप लोगों ने तंग आके कहना है कि हमें वो बता दें बस जो पेपर में हमारे लिए इम्पोर्टेंट है या क्या है। तो मैं अब से ऑनवर्ड मैं वो वाली चीजें फोकस करूंगी और बाकी चीजों का मैं खुद से जुबानी बता दूंगी, बजाय कि मैं उसको प्रॉपरली पूरा पूरा चैप्टर रीड करूं। क्योंकि इस तरह तो फिर हमारा पता नहीं पूरे 2-3 महीने तक ये खत्म ही नहीं होगा आपका कोर्स, अगर मैं पूरे पूरे चैप्टर पढ़ाऊंगी। तो हमारा मेजर कंसर्न तो है आपका पेपर की तैयारी करवाना, या आपके पेपर में आपको पास करवाना, आपके नंबर अच्छे लाना, ठीक है। बाकी अगर आप वैसे नॉलेज के लिए पढ़ते हो वो तो बहुत अच्छी चीज है ना, वो तो आपको पढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमारा कंसर्न यही है। तो आप मुझे बताओ कि किसी को इससे कोई इशू है कि हम पूरा पूरा चैप्टर पढ़े। अब जैसा ये टॉपिक है ना एंटी डिप्रेसेंट का, इसमें दो तीन सिर्फ चीजें हैं जो आपके लिए पेपर में, आपके पास पेपर्स में आई हुई है, या आपके जो है शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह में आना है इस तरह। तो अगर किसी को कोई इशू है तो वो मुझे फ्रैंकली बता सकता है कि अगर वो पूरा आप चैप्टर ही पढ़ना चाहता है। जी जी। आप ही एक बच्ची है हिजरा, तो उसका हाँ। कनेक्ट नहीं हो रहा। उसका वो कह रही है कि सिग्नल इशू आ रहा है ना। अच्छा। तो आप प्लीज देख तो लीजिए कि वो मीटिंग रूम में है कि नहीं। नहीं, मीटिंग रूम मैंने रखा है, वेटिंग रूम मैंने रखा ही नहीं हुआ है, मैंने इसमें डायरेक्टली ज्वाइन इन रखा हुआ है। वो उसकी तरफ से आ रहा होगा, मेरा मेरा तरफ से कोई इशू नहीं है। चलें ठीक है आप। अच्छा, जो मैंने बात पूछी है उसका मुझे जवाब दें। किसी को कोई इस तरह का कोई इश्यू तो नहीं? क्योंकि बच्चों आप लोगों का ये सब्जेक्ट है माइनर, आप लोगों ने उस तरह नहीं पढ़ना। हम लोग फार्मेसी वालों का तो हमने तो पढ़नी ही ये चीजें होती है, हमने तो उसको बस हर एक एक चीज उसकी पढ़नी होती है। तो मैं आपको बताने का ये मकसद था सिर्फ ये सारी तमहीद बांधने का कि अगर किसी को कोई हुआ तो वो मुझे पर्सनली बता सकते कि मैं ये टॉपिक पढ़ना चाहता हूँ, डिटेल में पढ़ना चाहती हूँ, तो मैं उसको बता दूंगी, क्लास में फिर से कर लेंगे। लेकिन हमारा मकसद है पेपर वाला, ठीक है। इसलिए हम जो है ना अब से ऑनवर्ड ज्यादा फोकस उन चीजों पे करेंगे जो हमारी मतलब पेपर से रेलिवेंट है। बिला वजह की चीजें करेंगे उससे आप लोग भी स्ट्रेस होंगे, क्योंकि आप लोगों के क्लासेस भी चल रहे हैं, इतना टाइम भी नहीं है कि पूरे पूरे चैप्टर आप लोग पढ़ सको। और ऊपर से है भी आपका माइनर कोर्स। सही कह रही हूँ ना मैं कि माइनर ही है ना? जी आपकी। अच्छा। तो लेकिन ये हम अपनी पढ़ाई पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, वो हम उसी तरह से थॉरो रीडिंग ही करेंगे, मतलब उसको थॉरोली ही सब कुछ समझेंगे और करेंगे। अच्छा, एंटी डिप्रेशन में होता क्या है कि आपका जो एंडोजीनस सब्सटेंसेस होते हैं, एंडोजीनस होते क्या है आपको मैंने पहले भी बताया। एंडोजीनस उस चीज को कहते हैं जो इनसाइड योर बॉडी नेचुरली बन रही होती है, कोई भी केमिकल, ठीक है। और उसका एक खास इफेक्ट होता है, खास रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। अब ये होता है कि कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनकी कमी की वजह से वो बंदा जो है वो डिप्रेशन की तरफ जा रहा होता है, या उसके मूड में चेंजेस आ रही होती है, या बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंटल चेंजेस भी हो सकती है वो, या फिर कोई भी उसका स्ट्रेस फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से वो एंडोजीनस सब्सटेंसेस जो है वो कम हो रहे होते हैं। और उनके कम होने की वजह से क्या होता है कि उसके मूड में चेंजेस आती हैं, उसको मतलब कि एक्सपीरियंस नहीं करता वो कोई भी प्लेयर, या फिर वो उसको मजा नहीं आ रहा होता किसी भी चीज में, उसकी मतलब सैडनेस होती है और एंजाइटी और सब कुछ इस टाइप की जो मेंटल डिस्टर्बेंसेस में जो जो चीजें आती है वो हम आगे पढ़ेंगे जिनके लिए यूज होती हैं, वो सब हो रहा होता है। अब ऐसे है कि इस चैप्टर में जो है ना, ये वाला जो मैंने आगे आपके खोला हुआ है स्क्रीन में शेयर किया हुआ है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत दफा आया हुआ है, ठीक है। मैं आप लोगों को इसलिए साथ साथ ये पास पेपर वाला बताती हूँ क्योंकि अभी आप लोग पढ़ रहे हो ना, तो अभी आपके लिए इजी है कि आप साथ साथ पढ़ते पढ़ते ही उसको याद कर जाए, बजाय के एंड पे पास पेपर खोलो और फिर तब रट्टे मारो। अभी आप जब एक प्रॉपर चैप्टर पढ़ रहे हो ना, तब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि अभी आप उन्हीं चीजों को फोकस रखो जो आपके पेपर्स में नहीं है और या रिपीट होने के चांसेस है, ठीक है। इस
है ना, ये तो आपने हर चैप्टर का इस बॉक्स को जो है ना रट लेना चाहिए। मैंने आपको पहले भी ये बात बहुत दफा बता चुकी हूँ। अच्छा, अब ये है कि इसमें उसने यही बात बताई है सिंपली कि वो इस तरह होता है और इसको हम डिप्रेशन में क्या होता है, और उसके बाद उसने बताया कि सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे नॉरएपिनेफ्रिन कुछ ऐसे फंक्शंस हमें या अज्यूम किया जाता है कि उनकी कमी जो पेशेंट होता है वो डिप्रेशन की तरफ जा रहा होता है, यानी इनकी कमी या इनका जो होना है उसकी वजह से। अच्छा, अब जो हम एंटी डिप्रेसेंट लेते हैं यानी जो ड्रग्स हम यूज करते हैं वो कौन कौन सी हैं? हर जो भी एक मेजर क्लास है उसके आगे सब डिपेंडिंग अपॉन देयर केमिकल स्ट्रक्चर और देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, दो तरह से क्लासिफिकेशन होती है फार्माकोलॉजी में सब देखोगे ना, दो तरह से क्लासिफिकेशन होती है। या तो एक केमिकल होती है, मतलब कि केमिकली उसके स्ट्रक्चर की बेस पे, या फिर होती है उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, यानी कि वो काम किस तरह करती है उसकी बेस पे उसको क्लासिफाई करते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स बना देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना 6 ग्रुप्स हैं। एक है MAO इनहिबिटर्स। ये वाली ड्रग्स क्या काम करती हैं? ये MAO जो है ना ये एक एंजाइम है, उस एंजाइम को इनहिबिट कर देती हैं ये वाली ड्रग्स। और वो एंजाइम का क्या काम होता है? वो एंजाइम का काम ऐसा होता है कि ये जो नेचुरली प्रेजेंट हमारे एंडोजीनस सब्सटेंसेस है ना, नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन और ये सब है जो हमारे लिए ये मतलब एंटी डिप्रेसेंट का काम कर रहे होते हैं नेचुरली, इनको वो एंजाइम तोड़ रहा होता है, यानी मेटाबोलाइज करवा रहा होता है, ब्रेक डाउन करवा रहा होता है। हमें अगर एक पेशेंट हमें पता है कि वो डिप्रेशन का पेशेंट है, तो हम तो वो चाहते हैं कि वो चीज ना टूटे, नॉरएपिनेफ्रिन ना टूटे, सेरोटोनिन ना टूटे, ना डिवाइड हो, ना मेटाबोलाइज हो। तो हम क्या करते हैं कि उस एंजाइम को ही इनहिबिट करवा देते हैं। और जब एंजाइम इनहिबिट होगा तो क्या होगा कि नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन जो है वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में रहेगा, वो आगे मेटाबोलाइज नहीं होगा। ठीक है, आगे चल के हम पढ़ेंगे इनके बारे में, अभी मैं आपको सिर्फ जनरली ओवरव्यू दे रही हूँ। अगर ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स क्या है? ये भी एक एंटी डिप्रेसेंट्स की क्लास, वेरियस फंक्शन का कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन नहीं सकते, इनके काफी सारे फंक्शन है, लेकिन मेजर इनका ये है कि ये जो रीअपटेक होती है ना, बल्कि मैं ना आपको डायग्राम से इसका बताती हूँ, इस तरह आपको फिर फायदा नहीं होगा। अभी हम सिर्फ नाम देख लेते हैं। एक ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है, उसके बाद है हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक का क्या मतलब होता है कि स्ट्रक्चर उनका साइक्लिक होता है, लेकिन उसमें कोई और जो है वो कोई और अदर देन कार्बन कोई और एटम भी उसके अंदर होता है, उसके स्ट्रक्चर की बेस में उसको नाम दिया हेट्रोसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। उसमें ये ड्रग्स आ जाती हैं। ये आपने ड्रग्स के नाम अलोंग विद देयर क्लासेस ये आपने याद करने अच्छे से। ठीक है, आगे आ जाता है 5-HT-NE रीअपटेक इनहिबिटर्स। 5-HT कहते हैं सेरोटोनिन का केमिकल नेम है, ठीक है, और NE का आपको पता नॉरएपिनेफ्रिन को कहते हैं। तो इसकी रीअपटेक को मतलब कि जो साइनेप्स में वो उसने रिलीज किया होता है ये न्यूरॉन्स, जो हम आगे जाके डायग्राम में फिर से देखेंगे, वो रिलीज क्या होता है जब वो ज्यादा आ जाते हैं ना, तो वो कहते हैं जिस तरह आप घर में मोटर लगी हो, जब ओवरफ्लो होती है आप बंद कर देते हो पीछे से स्विच, ठीक है, उसी तरीके से ये जब ओवरफ्लो होने लगता है ना साइनेप्स में, साइनेप्स क्या होता है कि दो न्यूरॉन्स के बीच में जो जगह होती है उसको साइनेप्स कहते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। उस जगह पे जब ये जो है ये केमिकल ज्यादा एक हद से ज्यादा हो जाते हैं, तो क्या करते हैं वो जो ये जो रीअपटेक होते हैं ना, मतलब ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, ये क्या करते हैं उनको वापस लेकर जाना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं यहाँ पे बहुत रश हो गया, वापस चलो अंदर न्यूरॉन के। तो हमें डिप्रेशन वाले पेशेंट में क्या चाहिए? हमें तो चाहिए ज्यादा, हम नहीं चाहते कि वो जो उसको वापस लेके जाए न्यूरॉन के अंदर। तो हम क्या कहते हैं उन ट्रांसपोर्टर्स को इनहिबिट कर देंगे, उनकी रीअपटेक को इनहिबिट कर देंगे। तो ये वो वाली क्लास आ गई। उसके बाद क्या है 5-HT एंटागोनिस्ट। अब 5-HT जो है एक रिसेप्टर है, मतलब कि सेरोटोनिन का रिसेप्टर है, तो अब वो जाके उस पे बाइंड होता है, उसके हम एंटागोनिस्ट यूज करते हैं, यानी उसका जो उसके रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा। अब जब वो ब्लॉक हो जाएगा तो अगेन हमारे पास साइनेप्स में सेरोटोनिन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, आगे क्या है सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। अच्छा, पहले हमने जो बात की थी ना इधर
5-HT ये जो थी ये वाला 5-HT NE रीअपटेक इनहिबिटर्स, ये लोग क्या काम कर रहे थे, ये नॉरएपिनेफ्रिन को भी कर रहे थे वापस लेके जाने से रोक रहे थे और सेरोटोनिन को भी वापस लेके जाने से रोक रहे थे। लेकिन ये जो लास्ट वाली क्लास है ये सिलेक्टिव सेरोटोनिन है, मतलब ये सिर्फ सेरोटोनिन की रीअपटेक को इनहिबिट करेगा, नॉरएपिनेफ्रिन को रीअपटेक उसकी होने देगा। ठीक है, ये डब्बा आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करना है, आपके शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत ज्यादा आया हुआ। अच्छा आगे जो है यहाँ पे आपके लिए कोई सच इंपॉर्टेंट बात नहीं है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया हुआ है कि आमतौर पे क्या होता है कि हमारे पास वही सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन की समझा जाता है, ये हाइपोथेसिस है, ये कोई कंफर्म थ्योरी वो लॉ नहीं बन गया, ये भी बस एक थ्योरी है या एक सोचा जाता है इसके ऊपर कि ये जो है ना इनकी कमी की वजह से जो है ना ये हमारे पास डिप्रेशन होता है तो पेशेंट में। लेकिन इसकी कुछ डिफॉल्ट भी है कि कुछ कहा जाता है कि हमने ये भी देखा कि कुछ लोगों को दे रहे होते हैं एंटी डिप्रेसेंट लेकिन उनमें ये लेवल नहीं बढ़ रहा होता नॉरएपिनेफ्रिन वगैरह का उस तरीके से जिस तरीके से हमने इस थ्योरी में हम कहते हैं। या फिर ये भी कहते हैं कि अगर एक पेशेंट को आप देते हो ना आज एंटी डिप्रेसेंट स्टार्ट करते हो ना तो नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन का उसका बढ़ तो जाएगा लेवल, लेकिन उसका जो उसको फीलिंग मतलब उसकी मेंटल स्टेट में जो मतलब कि उसका डिप्रेशन कम होने वाला जो काम है ना वो फौरन नहीं होगा, वो उसका 2 हफ्ते बाद आएगा। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो फौरन क्यों नहीं होता, ये इसके ड्रॉबैक्स उसने बताए हुए कि ये एक थ्योरी है ना, मतलब कि एक बस सोचा हुआ है साइंटिस्ट ने कि इस वजह से होता है, लेकिन कुछ इसके मतलब के कह लो ड्रॉबैक या उसके फॉल्ट्स हैं कि ये थ्योरी हम आगे प्रूव नहीं कर सकते कि वाकई यही वजह है डिप्रेशन होने की या कोई और भी वजह है। इसके अलावा और भी उसने मुख्तलिफ रीजंस दी हैं कि जिनकी वजह से हम ये कंफर्म नहीं कह सकते कि वाकई ही नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन का कम होना ही डिप्रेशन की वजह है या कोई और भी चीज हो सकती है। तो इसमें उसने बस इस तरह की बात की हुई है, इसमें आपको पढ़ने की ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। आगे उसने ये क्लासिफिकेशन वगैरह दी हुई है, ये हम इधर चलते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस की तरफ। अच्छा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में आपका ये जो SSRI है ना ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला ठीक है, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में आया हुआ है पहले। अच्छा अब एंटी डिप्रेसेंट्स हम इसका स्टार्ट करते हैं, पहले हम TCA से ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स है। ठीक है, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट जो होते हैं ना ये क्या काम करते हैं, इनका काम ये है कि the acute effect of tricyclic drug is to inhibit the reuptake mechanism responsible for termination of synaptic action of norepinephrine and serotonin in the brain। वही बात जो मैंने की कि इन्होंने रीअपटेक को उसकी रीअपटेक यानी न्यूरॉन से वापस लेके जाने वाला काम जो है उसको रोकना है। उसने कहना है कि भाई तुम लोग इधर ही रहो, हमने तुम लोगों को न्यूरॉन के अंदर वापस एंटर नहीं होने देना, ट्रांसपोर्टर्स को ब्लॉक कर देना है। ठीक है, इन ड्रग्स ने, किन ड्रग्स ने, TCAs ने। अच्छा आगे वो यही कहता है कि इनका जो है ना एक्शन जो है इन पोटेंशिएशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एक्शन। अच्छा इससे फिर जाहिर बात है जब सिनेप्स आपके पास नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन ज्यादा होगा तो उसका क्या होगा असर, उसका यही असर होगा ना कि वो जो है आगे जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, जो आगे वाला न्यूरॉन है, उस पे जो रिसेप्टर होंगे उस पे बार बार अटैच होंगे, बार बार उसका इफेक्ट आएगा। तो एक तो ये हो गया। अभी आपने परेशान नहीं हो गया, हम डायग्राम से इसको बड़े अच्छे तरीके से समझेंगे। आगे है SSRI। SSRI का क्या मतलब है, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, यानी ये सिर्फ सेरोटोनिन की रीअपटेक को इनहिबिट करेगा। ठीक है, हाईली सिलेक्टिव एक्शन ऑफ सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर जिसको हम क्या कहते हैं SERT सर्ट। अच्छा अब ये क्या करता है, ये एलोस्टेरिकली उसको इनहिबिट करता है, यानी ये एक तो होता है ना ट्रांसपोर्टर है उसकी एक प्रॉपर बाइंडिंग साइट है, लेकिन ये बाइंडिंग साइट के अलावा उसके कहीं और उसी ट्रांसपोर्टर पे कोई और जगह है, उसकी कोई और साइट है जहां पे जाके ये जो है SSRI अटैच हो जाते हैं। अटैच होने से क्या वो करते हैं कि उसको जो है
इनहिबिट कर देंगे उस ट्रांसपोर्टर को, और जब वो ट्रांसपोर्टर इनहिबिट हो जाएगा तो वो सेरोटोनिन वापस लेके नहीं जाएगा। मतलब कहने का मकसद है कि जिस जगह पे सेरोटोनिन अटैच होता है ना, उस जगह पे अटैच नहीं होता है जाके उस ट्रांसपोर्टर के, बल्कि उस ट्रांसपोर्टर के पास एक और कोई और साइट है। यानी जिस तरह एंजाइम्स की आप डिफरेंट साइट्स पढ़ते हैं, आपने एंजाइम वाले चैप्टर में पढ़ा ही होगा जब हम 9th-10th में पढ़ते थे, तो उस साइट पे जाके वो अपना बाइंड कर जाता है और उसको रोक देता है उस ट्रांसपोर्टर को वापस ले जाने से सेरोटोनिन। अच्छा, दे हैव मिनिमल इनहिबिटरी इफेक्ट। अच्छा, अब वो क्योंकि हमने पढ़ा है कि ये तो है सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, तो इसका नॉर एपिनेफ्रिन वाले ट्रांसपोर्टर पर कोई खास इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा इसका जो एड्रेनर्जिक या कोलिनर्जिक रिसेप्टर है उस पर भी कोई खास इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये ज्यादातर इसका इफेक्ट इस पे है सेरोटोनिन के अपने ट्रांसपोर्टर्स पे, ठीक है। जो बाकी है ना, जो आगे पीछे हम पढ़ेंगे, उनके ना और भी चीजों पे इफेक्ट है, जैसे इसने यहाँ पे कोलिनर्जिक और एड्रेनर्जिक का जिक्र किया, इसी तरह और इन दवाइयों के और बहुत सारे रिसेप्टर्स पे इफेक्ट हैं जिनकी वजह से हमें काफी एडवर्स इफेक्ट्स आ रहे होते हैं। तो ये सिर्फ नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन के ही रिसेप्टर पे नहीं बाइंड करती, बल्कि और भी बहुत सारे रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड करती हैं, वहां चेंजेस करती हैं। लेकिन अभी हम SSRIs का, जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बता रही हूँ, ये जो है इसका क्या काम है, इसमें जो है वो इतनी ज्यादा उसकी कोई कैपेसिटी नहीं है, इनहिबिटरी इफेक्ट नहीं है किसके ऊपर, ना नॉरएपिनेफ्रिन के ट्रांसपोर्टर पे, ना ही उसकी जो है ब्लॉकिंग एक्शन है उसके एड्रेनर्जिक या कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स पे, ठीक है। आगे है SNRIs। इसका क्या मतलब, S फॉर सेरोटोनिन, N फॉर नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। यानी इसने जो ट्रांसपोर्टर्स हैं नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन के, उन दोनों के ट्रांसपोर्टर्स को ब्लॉक कर देना है ताकि वो साइनेप्स के अंदर ही रहे, वो उधर ही रहे और उधर रह के ही अपना एक्शन शो करें, वो वापस न्यूरॉन में मत जाए, ठीक है। अच्छा, आगे उसने बता दिया है कि जो SNRIs है ना, differ from TCAs in lacking significant blocking effect on peripheral receptors including histamine, H1, muscarinic, adrenergic alpha receptors, ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए कि TCAs जो हैं उनका हमने देखा था कि वो जो है ना, उनका इफेक्ट था और भी चीजों पे, उनका इफेक्ट काफी सारे और रिसेप्टर्स पे भी है, इसीलिए TCAs जो है ना, मतलब कि इनको पुराने एंटी डिप्रेसेंट्स के तौर पे जाना जाता है, इसलिए क्योंकि इनका बहुत वास्ट इनकी जो है ना इफेक्ट्स हैं, मतलब कि इनकी काफी सारे डिफरेंट रिसेप्टर्स पे इनकी एक्टिविटी होती है। लेकिन जब हम चाहते हैं कि, क्योंकि अब आपको पता है कि एक रिसेप्टर पे ब्लॉकेज अगर हो रही है और दूसरा उसके साथ एक और रिसेप्टर की भी ब्लॉकेज हो रही है जिसकी आपको ब्लॉकेज रिक्वायर्ड नहीं है, तो आपके पास एक एडवर्स इफेक्ट ही आएगा ना। आपको तो रिक्वायर्ड थी पहले वाले की ब्लॉकेज, लेकिन उसके साथ एक और की भी ब्लॉकेज हो रही है, तो आप तो चाहते हो कि मतलब सिर्फ आपका जो मसला है वो हल हो। तो इसलिए जो है ना, TCA की जो है वो ज्यादा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने की वजह से वो इतने आजकल ज्यादा जो है वो SSRI ज्यादा मार्केट में होते हैं, या फिर मतलब प्रिस्क्रिप्शन में दिए जाते हैं, या फिर SNRIs दिए जाते हैं, क्योंकि इनके बहुत सारे रिसेप्टर्स पे जो है ना नहीं है, बल्कि कुछ लिमिटेड इनके जो रिसेप्टर्स पे इफेक्ट है, और अगर दूसरों पे हैं तो बहुत ही ना होने के बराबर होते हैं। क्योंकि आपको पता है कि अगर एक रिसेप्टर बिला वजह आप ब्लॉक करवा रहे हो तो जाहिर ही बात है उसका कोई साइड इफेक्ट तो आएगा आपको, जब वो रिक्वायर ही नहीं है उसकी ब्लॉकेज, और आप उसको एम ही कम करी जा रहे हो उसकी एक्टिविटी को, तो जाहिर ही बात है बैलेंस डिस्टर्ब होगा ना। अच्छा, आगे आता है सेरोटोनिन 5-HT2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। अच्छा, सेरोटोनिन जो है ना 5-HT इसको कहते हैं। आगे उसकी डिफरेंट आइसोफॉर्म्स, आइसोफॉर्म मतलब कि उसके डिफरेंट टाइप्स हैं, आगे कह लो कि 5-HT2 हो गया, 3 हो गया, इस तरह, और फिर आगे 2 की आगे और टाइप्स होंगी, वो फिर अब आप इतना ना डीपली जाए। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या होता है कि एज इट्स नेम इंडिकेट कि ये क्या करेगा, ये रिसेप्टर जो है उसको ब्लॉक करेगा। सेरोटोनिन का रिसेप्टर है 5-HT2 रिसेप्टर, उसको जब ब्लॉक करेंगे ये ड्रग्स,
नेफाजोडोन और टेराजोडोन, ये क्या करेंगी, उनको ब्लॉक करने के बाद क्या करेंगी, ये कहाँ पे होती है, ये सेवरल located in several CNS regions including neocortex। ये जो CNS का रीजन है यहाँ पे भी प्रेजेंट होती है, और ये क्या करती हैं कि एंटेगोनाइज करती हैं इस रिसेप्टर्स को, और इस रिसेप्टर की जब इंटेगोनिस्ट के तौर पे जब ये ड्रग्स जाके उस रिसेप्टर पे अटैच होंगी तो क्या होगा, वहां पे जो रिस्पॉन्स जनरेट होगा वो एंटी डिप्रेसेंट या एंटी एंजाइटी का रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। यानी उसका रिस्पॉन्स जो जनरेट होगा वो हमें फैसिलिटेट करेगा डिप्रेशन के पेशेंट्स में या एंजाइटी के पेशेंट्स में, ठीक है, उनका मसला हल हो जाएगा उससे। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे जो है ना डायग्राम से ये पूरी तरह आपको जो है ये मैं बताऊंगी। अभी हम पहले ये अगले वाले दोनों का भी हम मैकेनिज्म पढ़ लें। अच्छा, इसमें क्या होता है, अदर हेट्रोसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, इसमें क्या होता है कि ये जो है ना प्री साइनेप्टिक अल्फा 2 जो रिसेप्टर है ना आपका, यहाँ पे मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ। ये एक रिसेप्टर होता है आपकी, ये देखें, ये रिसेप्टर है आपकी प्री वो है ना, मतलब प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है ये वाला, उसके ऊपर एक रिसेप्टर होता है अल्फा 2 रिसेप्टर। इस रिसेप्टर का क्या काम होता है, नॉर्मली बात कर रही हूँ, इस रिसेप्टर का काम ये होता है, इस रिसेप्टर ने ना फीडबैक देना होता है। फॉर एग्जांपल आपकी इस जगह पे साइनेप्स में अगर बहुत ज्यादा आ गया है ये सेरोटोनिन या नॉरएपिनेफ्रिन बहुत ज्यादा आ गया है, तो अब इसे ना फीडबैक के तौर पे भेजना है सिग्नल, यहाँ पे जाके अटैच होगा जो भी वो जो केमिकल होगा नॉरएपिनेफ्रिन या सेरोटोनिन जो भी। तो इस केस में यहाँ क्योंकि ये नॉन एड्रेनर्जिक है, यहाँ पे नॉरएपिनेफ्रिन जाके अटैच होगा, तो उससे क्या होगा कि वो एक रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। वो कहेगा कि भाई यहाँ पे पहले ही हमारे पास बहुत ज्यादा जो है नॉरएपिनेफ्रिन आ गया साइनेप्स के अंदर, और तुम अंदर से और ना भेजो, ठीक है। ये उसी तरह है कि जिस तरह आप देख लो कि कोई दुकान है, उसके दरवाजे पे ये चौकीदार खड़ा है और वो कह रहा है कि भाई अंदर पहले ही बहुत रश है, बाहर से और ना भेजो लोग अंदर, ठीक है। वही वाला काम है, इसने फीडबैक के तौर पे भेजना है। फीडबैक यही है ना कि वो बता रहा है उसको कि अंदर रश है या अंदर कमी है, अगर यहाँ पे कमी होगी तब भी वो बता देगा, अगर ज्यादा होगा तब भी वो अंदर सिग्नल भेज देगा। इसका काम सिर्फ एक सिग्नल भेजना है, ठीक है। अच्छा, तो वो यहाँ पे ये बात कर रहा है कि ये इसको एंटेगोनाइज करते हैं। अब आपको पता है कि जब आपका सेरोटोनिन जो है ज्यादा हो गया साइनेप्स के अंदर, तो क्या होता है कि उस जो हमने प्री साइनेप्टिक अल्फा 2 एडिनो रिसेप्टर पला है, इसका क्या काम था, इसने भेजना था सिग्नल उस ज्यादा हुए को कम करने के लिए न्यूरॉन को कि भाई और ऊपर से रिलीज ना करवाओ। लेकिन हमारा क्या काम है, डिप्रेशन के पेशेंट में क्या हो रहा है कि वहां पे हमारे पास ये जो केमिकल्स है ये कम हुए हैं, तो हम नहीं चाहते कि वो ये फीडबैक भेज के ऊपर से रिलीज और कम करवाए। हम चाहते हैं कि वो कहे कि नहीं नहीं और आए और यहाँ पे रश करो, ठीक है। तो हम इसको ब्लॉक करवा देंगे, यानी एंटागोनाइज करवा देंगे इन ड्रग्स के थ्रू, ठीक है। और फिर क्या होगा, जाहिर बात है फिर जब वो वहां पे ब्लॉक हो जाएगा तो ऊपर से और जो है वो जो केमिकल्स हैं वो रिलीज होते रहेंगे। अच्छा, आगे ना सिर्फ ये इसको ब्लॉक करते हैं बल्कि ये जो सेरोटोनिन 5-HT2 रिसेप्टर है ना, इनको भी ये जो है ना एंटेगोनाइज कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद उसने कहा है कि द ड्रग हैज नो इफेक्ट ऑन आइदर दिस और दिस। अच्छा, इनके ट्रांसपोर्टर्स पे कोई इफेक्ट नहीं है। वो ये कहना चाह रहा है कि इसका रीअपटेक में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसकी इन्वॉल्वमेंट है सिर्फ एक तो वो जो फीडबैक वाले रिसेप्टर पे है या फिर इसकी जो है ना सेरोटोनिन के रिसेप्टर पे है। अच्छा, आगे हमने पढ़ना है MAOIs।
इसमें क्या है, ये है असल में एंजाइम के इनहिबिटर्स हैं, ठीक है। अब इस एंजाइम को नॉर्मल फंक्शन में आपको जैसे पहले बताया कि इसने करवाना होता है उन केमिकल्स की, मैं केमिकल्स इसलिए बार बार बोल रही हूँ ताकि आप लोगों को जनरल टर्म में उसको समझ आ जाए। न्यूरोट्रांसमीटर्स आप कह लो उनको, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनकी इन्होंने मेटाबॉलिज्म करवाना है, ब्रेक डाउन करवानी है, ठीक है, बार बार जो एक्स्ट्रा होगा उधर उसने उसको तोड़ फोड़ देना। हम नहीं चाहते कि जो डिप्रेशन का पेशेंट है उसमें पहले ही कमी है और ऊपर से उसका जो बना हुआ है नॉरएपिनेफ्रिन जैसे सेरोटोनिन वो ऊपर से और ब्रेक डाउन हो जाए उसकी। हम नहीं चाहते ऐसा हो। हम क्या करेंगे, हम इस एंजाइम को इनहिबिट करवा देंगे। हम इस एंजाइम को इनहिबिट करवा देंगे तो क्या होगा, हमारे पास ओरिजिनल फॉर्म में नॉरएपिनेफ्रिन सेरोटोनिन पड़ा रहेगा और वो जो है उसकी ब्रेकडाउन नहीं होगी, ठीक है। ये एंजाइम जो है ना ये न्यूरॉन के अंदर है, नर्व्स एंडिंग में, ठीक है, रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज इन वेस्कुलर स्टोरेज ऑफ, मतलब स्टोरेज वो यही कह रहा है कि न्यूरॉन के अंदर जो रिलीज होने के लिए बैठा हुआ है अंदर न्यूरॉन में उसको ये ब्रेक नहीं होने देगा। व्हेन न्यूरोनल एक्टिविटी डिस्चार्जेस द वेसिकल इंक्रीज अमाउंट ऑफ अमाइन आर रिलीज, और इससे क्या होगा कि ज्यादा उनका एक्शन होगा। ये तो हमने इसका पढ़ लिया सारा। अब मैं आपको ना बस डायग्राम से एक दफा ओवरव्यू दे दूं ताकि अगर आपकी कोई कंफ्यूजन होगी तो आपकी क्लियर हो जाएगी। अच्छा, अब ये देखो, ये ऊपर वाले जो दो हैं ये है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। प्री साइनेप्टिक क्यों कहते हैं कि साइनेप्स से पहले वाले न्यूरॉन, प्री मींस बिफोर साइनेप्स, ठीक है, और पोस्ट साइनेप्टिक जो साइनेप्स के बाद। और साइनेप्स जो है ये एक एम्प्टी स्पेस है बिटवीन टू न्यूरॉन्स, इसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट भी कहते हैं, ठीक है, उस स्पेस को। अच्छा, और स्पेस का ये होता है कि यहाँ पे केमिकल्स यानी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं और उनका एक्शन होता है और सब कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि ये वाला जो है ये क्या, एक जो है ऊपर ये है नॉर एड्रीनर्जिक न्यूरॉन और दूसरा है सेरोटोनर्जिक न्यूरॉन। यानी कि जो नॉर एड्रीनर्जिक होगा उसने क्या रिलीज करवाना है, नॉरएपिनेफ्रिन। जो सेरोटोनर्जिक होगा उसने क्या रिलीज करवाना है, सेरोटोनिन, एज देयर नेम इंडिकेट्स, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, इन दोनों के अंदर ये एंजाइम एमएओ पड़ा हुआ है। अच्छा, ये जो न्यूरॉन्स है इनके अंदर थ्रू डिफरेंट पाथवेज दीज केमिकल्स आर बीइंग मेड अप, ठीक है, मुख्तलिफ तरीके से जो है ना बन रहा है अंदर ये केमिकल। उसके अंदर सेरोटोनिन बन रहा है, उसके अंदर नॉरएपिनेफ्रिन बन रहा है। अब ये जो एंजाइम है ना ये नेचुरली एक बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत से ज्यादा ना हो जाए उसको मेंटेन करने के लिए अंदर पड़ा हुआ है ताकि जो एक्स्ट्रा हो उसको ये तोड़ फोड़ दे और उसको ये डिस्कार्ड कर दे, ठीक है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जब हम एमएओ इनहिबिटर्स दे रहे हैं तो ये एंजाइम हो जाएगा ब्लॉक, ठीक है। ब्लॉक होने से क्या होगा, अंदर जो हमारी क्वांटिटी है वो जो है वो उतनी ही रहेगी, वो डिस्टर्ब नहीं होगी, वो मेटाबोलाइज नहीं होगी, ठीक है। ये तो काम हमने पढ़ लिया एमएओ इनहिबिटर्स का। आगे देखें, अब ये देखो यहाँ से जो है अगर आप पहले आप नॉर एड्रीनर्जिक न्यूरॉन्स वाले जो है उसकी तरफ ध्यान दें, बल्कि मैं एक मिनट मोबाइल से वीडियो ऑन कर देती हूँ ताकि मैं हाथ से आपको समझा सकूं, इस तरह शायद आपको उस तरह समझ ना आए। अच्छा, अब ये देखें, ये जो है ये है नॉर एड्रीनर्जिक न्यूरॉन, इसने रिलीज करवाया है नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है। ये रिलीज हुआ अपॉन स्टिमुलेशन, ठीक है, रिलीज हुआ, इसने जाके अटैक किया किस पे, नॉर एपिनेफ्रिन के रिसेप्टर पे और आगे अपना रिस्पॉन्स शो कर दिया। अब यहाँ पे एक होता है रीअपटेक ट्रांसपोर्टर, ठीक है, उसका क्या काम होता है, जब यहाँ पे साइनेप्स में ज्यादा आने तो हम यहाँ पे थे कि यहाँ पे जो है रीअपटेक जो है एक ट्रांसपोर्टर है जिसने क्या करना है, जहाँ पे जो एक्सेस आ रहा होगा ना नॉरएपिनेफ्रिन का उसको वापस लेके जाना है और वापस लेके जाके उसको फिर जो है ना वेसिकल्स के अंदर जो है वो जाके उसको रखवा देगा और फिर क्या करेगा कि अपॉन स्टिमुलेशन जो है उसको रिलीज करवा देगा, ठीक है, और फिर वही एक्शन चलता रहेगा।
लेकिन अगर वो वेसिकल के अंदर जाने से पहले ही ये इस जो एंजाइम है इससे मिल जाता है, तो वो एंजाइम जो है इसको इनहिबिट तोड़ फोड़ देगा, मेटाबोलाइज करवा देगा। अच्छा, बात ये है कि जिस तरह आपको याद होगा, आपने वो पहले जो था इंसुलिन वाले चैप्टर में देखा था कि वो इंसुलिन एक वेसिकल के अंदर था, ठीक है, और वो जो था फ्यूज करता था इधर आके मेम्ब्रेन के साथ और फिर रिलीज होता था। उसी तरीके से ये जो जितने भी केमिकल्स होते हैं ना, ये वेसिकल्स के अंदर होते हैं, ठीक है। मतलब कि एक अंदर एक सर्कल होगा और उसके अंदर उसके अंदर जो होंगे केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर जो होंगे ये प्रेजेंट होंगे। लेकिन जब यहाँ से वो अकेला बगैर वेसिकल के अंदर जाएगा तो हो सकता है कि वो इससे इससे जो है वो मेटाबोलाइज हो जाए। तो हम इसको यहाँ से तो हमने इनहिबिट करवा दिया है, यहाँ से अब हम नहीं चाहते कि ये वापस जाए अंदर, हम चाहते हैं कि ये यहीं पे ही रहे। तो हम क्या कहेंगे, इस ट्रांसपोर्टर को भी इनहिबिट करवा देंगे थ्रू दीज ड्रग्स, ठीक है। अब ये क्या होगा, यहाँ पे फिर हमारे पास साइनेप्स ज्यादा हो गया। अब एक और जो मैकेनिज्म जो हमने पढ़ा था वो ये था कि अल्फा 2 रिसेप्टर को वो एंटेगोनाइज करवा रहा था, ब्लॉक करवा रहा था एक तरह से। वो उसमें क्या हो रहा था, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है कि नहीं भला, एक मुझे देखने दे। आपकी हो रही है रिकॉर्डिंग? हो रहा है आपकी रिकॉर्डिंग? ओके जी हो रही है। सही है। अच्छा, अब इसमें क्या है कि आपको मैंने बताया था कि ये क्या काम करता है, ये एक फीडबैक के तौर पे है। यहाँ पे अगर जो है ज्यादा आ जाएगा ना तो वो उसको कहेगा कि भाई बस करो और ना भेजो, लेकिन डिप्रेशन में हमें चाहिए और, तो हम क्या करेंगे, हम उसे इसको एंटेगोनाइज करा देंगे ताकि ये फीडबैक ना भेजे बल्कि यहाँ पे और आने दे, ठीक है। ये तो हो गया हमने। जी जी आप ही फारिया इफ्तिखार वो कह रही है कि वो वेटिंग रूम में है, उसे प्लीज आप अलाउ कर दें। अच्छा, एक मिनट, मुझे लगता है मैंने जब दूसरी दफा किया है ना तो वो मुझसे वेटिंग रूम वाला अनटिक करना होता है, वो मुझसे हुआ नहीं है। अच्छा, अब कोई और भी आए तो वो मुझे ना बता देना आप लोग। अच्छा, वैसे वीडियो मैं भेज दूंगी जब मैं इसको भेजूंगी, लेकिन वो थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ जाके वो रिस्पॉन्स देते हैं। अब हमने इस वाले की भी बात करनी, इसका भी सेम वही मैकेनिज्म है कि यहाँ पे वेसिकल फॉर्म के अंदर अगर वो होंगे ना न्यूरोट्रांसमीटर, तब तो वो ये एंजाइम उसको ब्रेक नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो वैसे मतलब कि अकेले एज न्यूरोट्रांसमीटर इधर जिस तरह यहाँ से साइनेप्स से एंटर होंगे और वो इधर जाएंगे तो वो ये इसको मेटाबोलाइज कर सकता है, ठीक है। उसके लिए हमने ये ड्रग्स दे दी। अब यहाँ पे इस वाले ट्रांसपोर्टर को जो रीअपटेक करवा रहा है उसको इनहिबिट करवाने के लिए भी हमारे पास कुछ ड्रग्स हैं। ये 5-HT रीअपटेक ट्रांसपोर्टर है। इसका क्या काम है, इसका क्या काम है कि इसने क्या करना है कि जो एक्सेस में यहाँ पे आया हुआ है उसको वापस लेके जाएगा और फिर वेजिकल की फॉर्म में बना देगा और फिर अपॉन स्टिमुलेशन जो है उसको रिलीज करवाएगा एंड सो ऑन, ठीक है। इसी तरह सर्कल चलता रहेगा जिस तरह एरोहेड्स में दिखाया हुआ है आपको। अब यहाँ पे ये तो हो गया काम। अब हमें जो है इन सब मेथड से आपने देख लिया है, सारी डायग्राम में उसने एक खुलासा बता दिया आपको, जितनी हमने ड्रग्स पढ़ी हैं वो किस किस तरीके से कहाँ कहाँ जाके, माइनस का साइन उसने इससे शो किया क्योंकि यहाँ पे ये सारे जो है ये ब्लॉक कर रही हैं उन चीजों को। तो इससे जो है हमारे पास सेरोटोनिन या फिर नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल जो इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से जो हमारे पास एंटी डिप्रेसेंट या एंटी एंजाइटी इफेक्ट्स या और जो भी इफेक्ट्स होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे क्या क्या हो सकते हैं वो अब ये तो हमने पढ़ ली इनके मैकेनिज्म्स। इनमें से आपको बता दिया SSRIs और SNRIs, उनके आपने शॉर्ट क्वेश्चन याद कर लेना अच्छे से, वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आना है। अच्छा, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। अब आपको मैंने बार बार बताया कि ये जो है लेवल इंक्रीज होना है इनका। अब इससे जो है ना इनके कुछ जो इफेक्ट्स हैं, एक तो ये होता है कि इनका CNS पे इफेक्ट होता है जिसकी वजह से सेडेशन होती है, यानी गुनूद की या नींद आना या सब कुछ, ठीक है। अब अक्सर जो डिप्रेशन के पेशेंट्स होते हैं ना उनको नींद का भी मसला होता है, इंसोम्निया का मसला होता है कि उनको नींद नहीं आती, रात को जागते रहते हैं ये वो। या फिर हमारी तरह नहीं कि अब कंप्यूटर लैपटॉप बैठे हुए तो नींद नहीं आ रही, मतलब वैसे उनको
मतलब टेंशन से या वैसे मेंटली डिस्टर्ब इतने होते हैं कि उनकी नींद ही नहीं आती, उनको नींद ही खत्म हो जाती है। इसके अलावा ये कि जो ये ड्रग्स है ना, ये जो अमाइन अपटेक ब्लॉकर्स है, यानी कि उसकी अपटेक को इनहिबिट करने वाले, इनका जो एक इम्पोर्टेंट एक्शन है ना वो ये है कि ये जो है ना पेरिफेरल ऑटोनॉमिक सिंपैथोमाइमेटिक इफेक्ट्स है। सिंपैथोमाइमेटिक से क्या मुराद है, किसी को पता है? कोई मुझे बताएगा। नर्वस सिस्टम के इफेक्ट्स होते हैं। मुझे आवाज ऐसे क्लियर नहीं आई, लेकिन मुझे थोड़ा सा सुना है कि आपने इससे रिलेटेड ही कहा है कि ज्यादा करते हैं उसके इफेक्ट्स को, राइट? हाँ, तो माइमेटिक जहां पे भी वर्ड आता है ना, इसका मतलब होता है कि वो उसकी ओरिजिनल जो चीज है, जैसे यहाँ पे सिंपैथो है तो उसकी चीज को बढ़ा रहा है। सिंपैथोमाइमेटिक्स क्या करेंगी कि जो यूजुअली सिंपैथेटिक सिस्टम की जो नर्वस सिस्टम के जो रिस्पॉन्सेज होते हैं, यानी फाइट एंड फ्लाइट वाले रिस्पॉन्सेज होते हैं, उनको बढ़ा देंगी, उनको इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये एक उसका इफेक्ट है। ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इतना नहीं है, लेकिन मैं आपको जनरली जो है ना बता रही हूँ, ओवरव्यू दे रही हूँ। अच्छा, एक और इसका एक्शन ये है कि ये लॉन्ग टर्म पे डिक्रीज कर देता है ब्लड प्रेशर। कौन से? ये जो हमने पहले पढ़े थे MAOI, ठीक है, ये डिक्रीज कर देंगे ब्लड प्रेशर को अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म में यूज करने लग जाओगे। सेडेशन का तो आपको मैंने वैसे बता दिया कि सेडेशन हर जो है वो एंटी डिप्रेसेंट का तकरीबन जो है इफेक्ट होता है, और इसको हम स्लीपिंग एड के तौर पे, जिस तरह मैंने आपको बताया, जिन पेशेंट में स्लीप का भी इशू आ रहा होता है डिप्रेशन के साथ साथ, उनमें हम ये देते हैं। अच्छा, अब आपको मैंने पहले भी बताया कि ना सिर्फ ये इन रिसेप्टर्स पे अटैच होंगे, बल्कि ये बहुत सारे रिसेप्टर्स और होते हैं, उन पे भी जाके इनकी एक्टिविटी होती है। लेकिन कुछ क्लासेस जो हमने पहले पढ़ी हैं, जिस तरह ट्राइसाइक्लिक है, उनके बहुत ज्यादा इफेक्ट्स हैं दूसरे रिसेप्टर्स पे एज कम्पेयर टू SSRIs या SNRIs। उनके इतने दूसरे रिसेप्टर्स पे उतने इफेक्ट नहीं है जितने TCAs के हैं। तो यहाँ पे उसने वही बताया है कि मस्कुरेनिक रिसेप्टर ब्लॉकर जो है, इसमें जो है ये ज्यादा जो है इनके पास कैपेसिटी है कि ये मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दे। अब आपको पता है मस्कुरेनिक रिसेप्टर जब ब्लॉक होता है तो अच्छे खासे एडवर्स इफेक्ट्स आते हैं। अगर आपने पढ़ा हो, अगर नहीं पढ़ा तो हमारा मैं आपके कोर्स में भी चैप्टर होगा, वो आगे हम पढ़ेंगे उसको भी। तो एट्रोपिन जो है वो असल में मस्कुरेनिक एंटागोनिस्ट है, तो उसकी तरह से जाहिर बात है यहाँ पे भी एंटागोनिस्ट ही हो रहे हैं वो मस्कुरेनिक रिसेप्टर। तो उसने बताया कि एट्रोपिन लाइक एडवर्स इफेक्ट्स आएंगे, उसकी तरह के एडवर्स इफेक्ट आएंगे इन ड्रग्स लेने की वजह से। अच्छा, अब वही आगे वाली बात जो मैंने आपको बताई है कि ये SSRI या हेट्रोसाइक्लिक या ब्रूप्रोन, इन ड्रग्स के साथ ये वाले इफेक्ट्स कम आते हैं एज कम्पेयर टू दोज ऑफ TCAs या अदर जो ओल्डर एजेंट्स हैं हमारे पास डिप्रेशन के लिए। अच्छा, आगे आता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ये मैं आपको पता है क्यों पढ़ा रही हूँ, मुझे आपके सीनियर्स ने कहा था ये आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आपको इफेक्ट्स नहीं पता तो आगे आप टॉक्सिसिटी नहीं कर सकते। आपका जो मेजर है ना इसमें वो टॉक्सिसिटी है। अगर आपको ये इफेक्ट्स पता होंगे ना, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि टॉक्सिसिटी में क्या होने वाला है, ठीक है। अच्छा, अब कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट्स में क्या है कि क्या होता है इफेक्ट्स में कि आपकी जो है इसमें इसने जाके आपको, जैसा मैंने पहले बताया है कि इसने सिर्फ सेरोटोनर्जिक और नॉर एड्रीनर्जिक वाले रिसेप्टर्स पे नहीं इफेक्ट करना, बल्कि और भी बहुत सारे रिसेप्टर्स पे जाके इसने अटैक करना है। तो उससे क्या होगा, जो हार्ट के ऊपर रिसेप्टर्स होंगे अल्फा एडिनोसेप्टर्स, उनको भी ये ब्लॉक करेगा। जब वो ब्लॉक होंगे तो क्या होगा, हमारे पास हाइपोटेंशन होगी, ठीक है, डिप्रेस होगा हार्ट का फंक्शन, ठीक है। उससे पे क्या होगा, उससे एरिथमियाज आ सकते हैं, उससे क्या है कार्डियो टॉक्सिसिटी हो सकती है ओवरडोज में जो खास एजेंट्स के अंडर, ठीक है। इसी तरह अच्छा, ये बात जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस थिंग इज फॉर एवरी एंटी डिप्रेसेंट वी हैव टॉक प्रीवियसली। मतलब जितने भी हमने एंटी डिप्रेसेंट्स की बात की है ना पहले, सबके लिए बात जो है ना ये कॉमन है कि वो सारी
एंटी डिप्रेसेंट्स जो है ना, सीजर्स जो है ना उनके थ्रेशोल्ड को लोअर करती हैं। थ्रेशोल्ड को लोअर करने से क्या मुराद है? आप समझो कि अगर एक चीज आपको 100 पे जाके मिलती है, अगर आपको वो 50 पे मिलने लग जाए, जस्ट एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, कि अगर आपको वो 50 में मिलने लग जाती है चीज, तो क्या हो रहा है कि उस चीज का थ्रेशोल्ड कम हो रहा है। मतलब आपको 1 से लेकर 50 तक जाने में कम एनर्जी लगेगी एज कम्पेयर टू 1 से लेकर 100 तक जाने में, ठीक है। तो ये सारी जितनी भी एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग है, इनका एक एडवर्स इफेक्ट ये है कि ये जो है सीजर के थ्रेशोल्ड को लोअर करती है। जब थ्रेशोल्ड लोअर होगा तो अगर एक पेशेंट ऑलरेडी जो है वो सीजर्स का या फिर उसके कोई ऐसा डिसऑर्डर है उसको कि उसमें उसको झटके वगैरह या कन्वल्जन्स वगैरह हैं उसके पास्ट हिस्ट्री में है, और अगर आप उसको अब ये दवाइयां देना शुरू कर दोगे तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उसके जो है सीजर्स और वर्स हो जाए, ठीक है। ठीक है, तो अब ये इसमें ये बताने का मकसद ये था कि ये उन पेशेंट में आपने अगर देना है, अगर मजबूरी है, क्योंकि अक्सर केस में आपको देना पड़ता है बेनिफिट रिस्क रेशो को देखते हुए, जो मैंने आपको पहले भी बताया। सम टाइम होता है कि आपको पता होता है कि इससे ये चीज होनी है लेकिन आप फिर भी दे रहे होते हो। वो इस वजह से दे रहे होते हैं बिकॉज ऑफ बेनिफिट रिस्क रेशो जो है उसमें बेनिफिट जो है आपके पास ज्यादा हो रहा होता है और रिस्क जो है एज कम्पेयर टू बेनिफिट थोड़ा सा कम होता है। तो आप क्या करते हो कि चलो यार दे देते हैं, हम इसको मॉनिटर अच्छे से कर लेंगे। फिर उन पेशेंट की आपकी मॉनिटरिंग बहुत अच्छे से करनी पड़ती है कि उनको कोई सिम्टम्स तो नहीं आ रहे सीवियर से होने से पहले, या उनकी कोई चेंजेस तो नहीं आ रही उनके क्या कहते हैं सीटी स्कैन वगैरह में और इस तरह, ठीक है। तो वो ये इसने सारी बात में ये की है। आगे हमने क्लिनिकल यूजेस पढ़े। यार जब नाम से पता लग रहा है कि वो एंटी डिप्रेसेंट्स है तो डिप्रेशन के लिए तो वो यूज होंगी ही होंगी। उसके अलावा वो और किस किस चीज के लिए हो सकती है? उसके अलावा एंजाइटी में भी यही चीजें आती हैं। एंजाइटी और उसके एक में मैं नीचे चली जाऊं यहाँ पे। इसके अलावा स्लीप डिस्टर्बेंसेस होती हैं, लोगों को बहुत फेयर किस्म की होती हैं। 3-3 दिन उनको नींद ही नहीं आती, मतलब उनको थकन ही नहीं होती, नींद ही नहीं आती, उनकी भूख खत्म हो जाती है। अक्सर लोगों को वेट लॉस होने लग जाता है डिप्रेशन की वजह से, ठीक है। और साइकोमोटर रिटार्डेशन होने लग जाती है, ठीक है। एंजाइटी हो गया, फोबिया मतलब डर खौफ, बिला वजह हर चीज से डरने लग जाते हैं इस तरह, ठीक है। ये सारे मसले, इन सब की हम ट्रीटमेंट में ये जितने ड्रग्स हमने यूज किए हैं, यानी कि कहने का मकसद है जितनी आपकी मेंटल सिचुएशन से रिलेटेड है ना, उनमें आप ये चीजें यूज कर सकते हैं, ये ड्रग्स ये एजेंट्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये तो हमने जनरली बात कर ली ना कि हम किस किस में यूज करते हैं। इसके अलावा इसके अदर बाइपोलर जो डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसमें बाइपोलर में क्या होता है कि उस बंदे का डिप्रेशन और एक्साइटमेंट दोनों साथ साथ चल रहे होते हैं, उसको नहीं पता चलता एट अ टाइम। वो बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होता है, बहुत एक्साइटेड होता है, और दूसरे वक्त में वो इतना डिप्रेस होता है, उसको बस वो सुसाइडल थॉट्स आ रही होती हैं उसको और ये सब, ठीक है। मतलब उसमें दोनों चीजें चल रही हैं। और ये बाइपोलर डिसऑर्डर जो है ना, it is much more difficult to treat than that of depression only, ठीक है। अगेन हर चीज का जो है ना बैलेंस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी एक चीज आप हाइपर एक्टिव, मतलब जरूरत से ज्यादा खुशी आपको बिला वजह हुई जा रही है, तो वो भी आप एक मेंटली डिस्टर्ब पर्सन हो। और अगर आप बिला वजह हर चीज को अपने दिमाग पे सवार कर रहे हो या हर चीज को अपने आपका जहन इफेक्ट हो रहा है हर चीज से, तो अगेन आप जो है मेंटली डिस्टर्ब पर्सन हो, ठीक है। हर चीज में बैलेंस। अब इस केस में दोनों चीजें इकट्ठी चल रही होती है, और ये जो इसको ट्रीट करना, अभी तक इसकी कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन इसको कॉम्बिनेशन थेरेपीज के थ्रू थोड़ा बहुत इसको जो है ना सिम्टोमेटिक लिथियम वगैरह इसके लिए यूज करते हैं ज्यादातर, या फिर एंटी एपिलेप्टिक यानी एपिलेप्सी में कुछ ड्रग्स होती हैं वो ये बाइपोलर के लिए भी यूज होती हैं। तो हमें उसमें जाने की बिजी होती है, लेकिन मैं आपको जनरली वैसे बता दिया। तो अच्छा, पैनिक डिसऑर्डर्स या पैनिक अटैक्स वगैरह, फोबिया, वही जो मैंने आपको बता दिया।
और अटेंशन डेफिसिट भी होते हैं। अटेंशन डेफिसिट इस तरह होता है कि उस बंदे को मतलब उसको अटेंशन के लिए उसको ये फील होता है कि मुझे कोई टेंशन नहीं देता, मुझे कोई अहमियत नहीं देता। अक्सर लोगों में ये बहुत होता है। और ये जो फिजिकल डिसऑर्डर होते हैं ना या फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, इनको डायग्नोज करना बहुत इजी होता है एज कंपेयर टू मेंटल डिसऑर्डर्स। आपके इर्द गिर्द इतने ऐसे पेशेंट्स होंगे जिन जी जी वेटिंग रूम चेक करें, शीजा नहीं, उसका कनेक्ट नहीं हो रहा। अच्छा एक सेकेंड यार, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है वेटिंग रूम में। ये मैं ऑफ ही कर देती हूँ, डिसेबल कर दिया। उसे को फिर से ज्वाइन करें, अब मैंने वेटिंग रूम डिसेबल कर दिया। ठीक है। अच्छा, मैं आपको बताने लगी थी हमारे ये बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इन सब चीजों से गुजरे होंगे, लेकिन उनका प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं था, या फिर उनका ध्यान ही नहीं जाता कि ये चीज नॉर्मल नहीं है। उनको लगता है कि ये नॉर्मल ही है सब कुछ। तो ये सारी चीजें मैं बताना इसलिए चाह रही हूँ कि ये जो मेंटल डिस्टर्बेंसेस है या जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, दे आर मोर डिफिकल्ट टू डायग्नोज देन दैट ऑफ फिजिकल और फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी वेरिएशन है। वो जो बंदा खुद फील कर रहा है वही बता सकता है, आप उसकी मुय्यन नहीं कर सकते उसकी किसी चीज को। ठीक है, इसके अलावा जो है ना अदर क्लिनिकल यूजेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिब्रोमाइल्जिया या फिर न्यूरोपैथिक पेन, जो मतलब के नर्व्स की जो पेन होती है ना, जो बहुत सिवियर किस्म की होती है, उनमें भी ये जो है दी जाती है एंटी डिप्रेसेंट्स। अब आपको पता है अक्सर दवाइयां होती है, अब आप सोचोगे यहाँ पे पेन का इससे क्या ताल्लुक है, तो एंटी डिप्रेसेंट है। ये जो होती है ना अक्सर चीजें, ये स्ट्रेस इंड्यूस होती है। आपको पता है साइकोलॉजिकल जो आपके इश्यूज हैं ये आपके फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। आपने 1000 जगह पढ़ा होगा, स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ दिस, स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ दैट, और पता नहीं क्या क्या। तो ये सब एम ही नहीं कह रहे, बहुत सारे जो चीजें हैं वो आपकी इन्हीं साइकोलॉजिकल कंडीशन से इंड्यूस हो रही होती हैं। तो पेन जो है, जो न्यूरोपैथिक पेन, ये समटाइम्स पोस्चर रिलेटेड भी होती है और समटाइम्स होती है स्ट्रेस इंड्यूस भी होती है। एनीवेज, आगे जो है उसने वो यही बताया डायबिटिक न्यूरोपैथी, उसमें भी हम यूज करते हैं। यानी जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें जो होती है न्यूरो नर्व्स की पेन, उनमें भी हम यूज करते हैं। अच्छा, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसमें भी ये होता है कि वो बंदे को कुछ खास तरह के जो है वो अच्छे लग रहे होते हैं कि एक सीक्वेंस में हो चीजें, बार बार हाथ धोते हैं और उस टाइप की काफी सारी। इसमें ये बहुत बड़ी एक डिसऑर्डर जो है ना, इसका बहुत वास्ट है। अगर आप पढ़ना चाहो, बहुत इंटरेस्टिंग है, कभी इसको देखना कि इसमें क्या क्या होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में। तो उसके लिए भी हम यूज करते हैं। ये एज ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, एज क्योर नहीं हो रहा, ये एज ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं। क्योर होता है कि आप उस चीज को ठीक करना है, आपको अल्सर हुआ है, आप उस चीज को दवाई दे रहे हो, ठीक हो जाएगा। लेकिन ये जो जिस तरह ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, ये इसके लिए आप ट्रीट दे रहे हो, इसकी कोई आपके पास क्योर नहीं है, कोई आप ठीक नहीं कर सकते उसको कि वो बंदा खाएगा वो दवाई ठीक हो जाएगा। अच्छा, आगे जो है ना, आगे वही बात उसने जो मैंने सारी बातें आपको बता दी हैं कि स्ट्रेस में, एंजाइटी में, और जो सोशल फोबिया हो गए, या मेंस्ट्रुएशन से पहले जो डिसऑर्डर या एंजाइटी वगैरह उसके लिए हो गया, या फिर जो कुछ लोगों को खाने से रिलेटेड बहुत होते हैं कि मेरा वेट ना ज्यादा हो जाए, मैं कम खाऊं, उस तरह की एंजाइटी, बुलिमिया, उसमें आ जाता है ये सारे जो है। इसके अलावा एक ये इंपॉर्टेंट है, ग्लूकागॉन जो है, ये निकोटीन डिपेंडेंट, जो लोग निकोटीन के एडिक्ट होते हैं ना, उनको हम ये देते हैं ताकि उनको विड्रॉल करवा दें, ताकि उनकी निकोटीन की एडिक्शन कम करवा सकें, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। ये असल में आपका जो मेजर है ना टॉपिक, वो ये है जो टॉक्सिसिटी एंड ड्रग इंटरेक्शन, ये हमने करना है। अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है मुझसे पूछ ले।
अच्छा अभी आगे चल, हाँ जी पूछे। ये एक मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के अंदर एक लिखा हुआ था टर्म हाइपोकोंड्राइसिस, ये क्या है? किधर है ये? ये पीछे चलें इससे, मतलब अदर क्लिनिकल यूजेस से ऊपर वाले पैराग्राफ में, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स में। ऊपर? हाँ जी, ये इधर कौन सी लाइन है? अच्छा ये मुझे लिखा हुआ है। हाँ हाँ, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि बंदे को ना बस ऐसा फील होता रहता है कि भाई मैं तो बहुत बीमार हूँ, मुझे, उसको अक्सर लोगों को होता है कि वो बीमार होते नहीं है, उसको बस लग रहा होता है कि भाई मुझे ना बस कुछ हो जाना है, मैं मरने लगा हूँ, मुझे ये हो जाना है, वो हो जाना है। ये उस कंडीशन को कहते हैं, ठीक है। उसको बस हर वक्त उसके दिमाग में बिला वजह की ये टेंशन रहती है कि मुझे कोई सीरियस इलनेस है, ठीक है, और मेरी ये मेंटल कंडीशन है ना, एक मेंटली डिसऑर्डर है उस बंदे को, बस के बस यही उसने सोचते रहना हर वक्त के जी मुझे जो है कोई ना कोई सीरियस इलनेस है या मुझे कोई सीरियस प्रॉब्लम है, ये उससे रिलेटेड है। जाहिर बात है साइकोलॉजिकल है, अगेन उसको होगी नहीं, लेकिन अगेन उसके साइकोलॉजिकल जो इशू है वो उसको फिर फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की तरफ ले जाएगा। तो इट इज नेसेसरी टू ट्रीट दैट फर्स्ट, सो दैट के वो आगे फर्दर उसके कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए, ठीक है। ओके अभी, और एक और था कि फाइब्रोमाइल्जिया एक टर्मिनोलॉजी थी, वो भी नहीं समझ आया। हाँ, या ये होता है इसमें कि मायल्जिया का आपको जिस तरह का पता है कि मायल्जिया में क्या होता है, मसल, एक सेकेंड मेरी ना लैपटॉप की बैटरी लो हो गई, मैं एक मिनट चार्जर लगा दूं, एक सेकेंड, जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड। ओके अभी, यार इसमें ये होता है फिब्रोमाइल्जिया में, एज इट्स नेम इंडिकेट, माइल्जिया मतलब कि मसल रिलेटेड पेन, ठीक है। और इसमें क्या होती है कि प्रोटीन मसल की ब्रेक डाउन होती है, और उससे क्या होता है आगे कि आपके जो मस्कुलो स्केलेटन पेन है ना वो बहुत ज्यादा होने लग जाती है उस पेशेंट को, ठीक है। तो उससे क्या फटीग होगी और उसके मूड में भी इश्यूज आएंगे, और मतलब वही बात अगेन कि ये भी स्ट्रेस इंड्यूस भी हो सकती है ना, क्योंकि जाहिर बात है कि मूड स्विंग्स और सब कुछ जो जो भी उसके इश्यूज आ रहे हैं, जैसे हमने न्यूरोपैथिक पेन में बात की, उसी तरीके से इधर भी हमारे पास जो है एक स्ट्रेस एक फैक्टर हो सकता है। तो उस केस में भी हम उसको मतलब कॉम्बिनेशन, अब ये सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ यही दवाई हम उसको देंगे, अलॉन्ग विद अदर ड्रग्स हम उसको जो है ना ये भी दे सकते हैं इस कंडीशन में, ठीक है। मतलब इसका ये एक कॉजिंग फैक्टर हो सकता है कि स्ट्रेस या टेंशन जो है वो इंड्यूस करा सकती है फाइब्रोमाइल्जिया को, मतलब मसल पेन हाँ, वगैरह को। कॉजिंग फैक्टर भी हो सकता है, उसकी ट्रीटमेंट में हम उसको दे सकते हैं उसको फैसिलिटेट करने में, ताकि क्योंकि उसका एक इन ड्रग्स का एक ये भी फैक्टर है ना कि वो जो पेन्स हैं, मस्कुलोस्केलेटल पेन है या जो न्यूरॉन रिलेटेड पेन है, उनको वो कम कर रही हैं। और वो किस ठीक तरीके हो से गया कम अभी, कर रही हैं, वो कॉम्बिनेशन थेरेपी के थ्रू कर रही हैं विद डिफरेंट ड्रग्स, डिफरेंट एजेंट्स। ठीक है अभी, थैंक यू। जिस तरह अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि जिस तरह एग्जांपल आपको दूं कि न्यूरोपैथिक पेन में अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे ना, तो वो आपको देगा एक एंटी डिप्रेसेंट देगा, साथ में आपको वो एक देगा एंटी साइकोटिक। अब आपको पता है एंटी डिप्रेसेंट होता है यूज डिप्रेशन के लिए, जो कॉमनली हम लोग समझते हैं, और जो है एंटी साइकोटिक जो आपको पता है सिजोफ्रेनिया के लिए यूज होता है। लेकिन वो, अब आप आम बंदे को यही लगेगा यार ये दोनों दवाइयां तो मेरे काम की नहीं है, लेकिन उनका कॉम्बिनेशन जो है ना उसका इफेक्ट होता है न्यूरोपैथिक पेन पे। इसी तरीके से मायल्जिया का भी कोई ना कोई उस तरीके से कॉम्बिनेशन होगी। न्यूरोपैथिक पेन का तो मुझे इस वजह से अंदाजा, क्योंकि ये मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया था कि इसकी, बल्कि मैंने वो जो लिपिन कॉर्ड है उसमें ज्यादा डिटेल में ये वाला बताया हुआ, उसमें बताया हुआ है कि न्यूरोपैथिक पेन जो है उसको किस तरीके से हम कॉम्बिनेशन थेरेपी के थ्रू देते हैं। तो ठीक हो आपने गया इसको ज्यादा डीपली नहीं जाना, आपने उसको बस ये याद रखना है कि किस किस में आप दे सकते हो। वो आपको आगे क्लिनिकल यूजेस में, क्लिनिकल कह रही हूँ, क्लिनिकल प्रैक्टिस में आपको पता लगता जाएगा कि आप किस तरह यूज कर सकते हैं उनको। ठीक है अभी, थैंक यू। अच्छा, वेलकम। अच्छा आगे हम, अब जो ये मेजर आपका जो है ना टॉक्सिसिटी और ड्रग इंटरेक्शन, ये हमने करना है। इसमें क्या है कि एडवर्स इफेक्ट, वही बात जो मैंने आपको, अब मैंने आपको पहले सारा वो वाला क्यों पढ़ाया है जो आपके नहीं था इम्पोर्टेंट, वो इसलिए पढ़ाया ताकि आपको ये पढ़ना आसान हो। अगर मैं डायरेक्ट ये पढ़ाऊंगी
आपको कोई सर पैर नहीं मिलेगा कि ये कहाँ से क्या चीज हो रही है। अच्छा अब देखो एक्सेसिव सेडेशन क्यों हो रही है, क्योंकि उसका क्लिनिकल फैक्ट एक है, अगर आप उसको ज्यादा दे दोगे तो ज्यादा सेडेशन होने लग जाएगी, ठीक है। लेथार्जी और लेसिट्यूड मतलब वही सुस्ती और सब कुछ, फटीग होने लग जाएगी, कंफ्यूजन होने लग जाएगी। अब आप सोए उठे हो, आपसे कोई सवाल पूछने लगे, आपको समझ ही नहीं आती वो अगला बंदा क्या कह रहा है, तो उस बंदे की जब हालत ही हर वक्त एक फटीग और सुस्ती और उस वाली है तो उसमें कंफ्यूजन तो आएगी ना। अब आगे वो सिंपैथोमाइमेटिक इफेक्ट्स को ज्यादा कर रहा है। अब वो इफेक्ट्स कौन से होते हैं, अब जब टॉक्सिसिटी होगी तो जरूरत से ज्यादा इफेक्ट्स वो ज्यादा हो जाएंगे। कौन कौन से होंगे, टैकीकार्डिया होगा, ठीक है, एजिटेशन होगा, स्वेटिंग होगा, इंसोम्निया होगा, ये सारे इफेक्ट्स आ जाएंगे अगर आप जरूरत से ज्यादा दे रहे हो तब, ठीक है। ये टॉक्सिसिटी की बात कर रहे हैं हम। फिर हमने एक और पढ़ा था, आपको याद होगा, एट्रोपिन लाइक इफेक्ट्स किसके हमने मेजरली पढ़े थे, टीसीएस वगैरह या ओल्डर एजेंट्स जो थे उनके। एसएसआरआईज वगैरह के या एसएनआरआईज के उतने इफेक्ट्स नहीं थे वो। तो फिर उसने बताया कि अगर टॉक्सिसिटी जो होगी टीसीएस की वो एट्रोपिन लाइक इफेक्ट्स आ गए। फिर ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन जो है ये पोस्चर रिलेटेड हाइपोटेंशन होता है। लाइक अगर आप खड़े होते हो, आपका अचानक से बीपी जो है फॉल डाउन हो जाता है, या फिर आप लेटे हो या बैठे हो, आपका बीपी जो है स्टेबल नहीं है, आम बंदे का स्टेबल होगा, लेकिन जो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन है इसमें पोस्चर रिलेटेड हाइपोटेंशन होता है, ठीक है। फिर आगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एब्नॉर्मेलिटीज, कार्डियोमायोपैथीज, मतलब के कार्डिक रिलेटेड जो है उसको पेन्स आएंगी, हार्ट रिलेटेड, ठीक है। ये क्यों आ रही है हमने पढ़ा है पीछे के वो हार्ट पे उसके इफेक्ट है। फिर इसी तरह ईसीजी में भी एब्नॉर्मेलिटी इसीलिए आ रही है ना क्योंकि उसके हार्ट के रिसेप्टर्स को भी वो इफेक्ट कर रहा है। आगे ट्रेमर्स वगैरह और ये पैरास्थीसिया वगैरह, इन सब में क्या होता है, इन सब में यही होता है कि आपके बिला वजह की अबनॉर्मल मूवमेंट्स हो रही होती है। ये हमने पहले पढ़ा है कि वो जो है पार्किंसन टाइप जो है उस तरह की जो मसले हैं उसको वो कर सकता है, उस तरह के सिम्टम्स ला सकता है अगर आप ओवरडोज कर लो। वेट गेन हो सकता है टीसीए से। आपने अक्सर सुना होगा कि भाई उसने एंटी डिप्रेसेंट दिए थे, उसका जिस्म फूल गया। वो इसीलिए कहते हैं कि अगर आप लॉन्ग टर्म में लेना शुरू कर दो तो वो करेगा आपको इफेक्ट, लेकिन ये सब में नहीं होता। अब एडवर्स इफेक्ट अगर आप पढ़ रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक पेशेंट है उसको ये 6 के 6 इफेक्ट्स आएंगे, नहीं। उसको हो सकता है इनमें से 4 आए 2 ना आए, बल्कि हो सकता है किसी को सिर्फ 1 आए। ये डिपेंड हर बंदे की अपनी बॉडी पे, जेनेटिक्स पे, इम्यूनिटी पे, इन सब चीजों पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो गिवन होते हैं वो सारे दिए होते हैं ताकि फॉर क्लिनिकल प्रैक्टिस आपको पता हो कि इसका क्या क्या हो सकता है। अच्छा आगे उसने ये बताया कि अगर आप 2 वीक की भी इकट्ठी ले लो तो वो भी आपके लिए लीथल हो जाएगी। इतनी जो है ना इसकी ओवरडोज जो है वो बहुत खतरनाक है। उसके बाद उसने जो है बताया है कि मैनिफेस्टेशन इंक्लूड एजिटेशन, डिलीरियम, न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी। इसमें यही है कि मतलब कि आपको पेन्स वगैरह या फिर न्यूरोमस्कुलर रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो आ सकते हैं। कन्वर्जन्स वगैरह जो हमने पहले पढ़ा है, कन्वर्जन का इतना मैंने बार बार आपको जोर दिया कि जो एंटी डिप्रेसेंट्स हैं ये हर एंटी डिप्रेसेंट का है कि उसने थ्रेशोल्ड लेवल कम कर देना सीजर का, तो कन्वर्जन्स तो आएंगे। फिर कॉमा आ सकता है, ये ज्यादा स्वेयर केसेस में अब वो जा रहा है बता रहा है आपको कि एक्सेस आप बहुत ही एक्सेस कर दो तब रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाएगा उसको। तो उसके बाद सर्कुलेटरी कोलैप्स हो जाएगा, हाइपर पायरेक्सिया हो जाएगा, यानी टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा, 106 तक चला जाएगा। कार्डिक कंडक्शन डिफेक्ट्स आ जाएंगे, जाहिर बात है वो कार्डिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रहा है तो उधर उसकी कंडक्शन जो है, जो उसने सिग्नल्स देने होते हैं, आपको पता है वो पंपिंग के लिए जो उसके सारी वो जनरेट हो रहे होते हैं सिग्नल्स, उनमें कंडक्शंस में डिफेक्ट्स आएंगे तो सही तरह पंपिंग भी नहीं होगी। अच्छा आगे क्या है इसके स्वेयर अरिथमिया। अच्छा अरिथमिया तो क्या है कि मतलब इरेगुलर हार्ट बीट होगी उसकी। अगेन वही बात मैंने पढ़ाया ही आपको, वो सारा इसलिए था कि आपको ये सब पढ़ना इजी हो। वो वहां पे इफेक्ट कर रहा था रिसेप्टर पे, यहाँ पे आके ओवरडोज करोगे तो उसके एडवर्स इफेक्ट्स बन जाएंगे।
अच्छा आगे दी 3 C's कॉमा कन्वर्जन कार्डियोटॉक्सिसिटी आर करेक्ट, ये आपको याद करवाने के लिए उसने एक हिंट दिया है। ठीक है, आगे उसने यही बताया है कि ये जो ड्रग्स है ना TCS, इनका एक ये काम है कि जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, यानी जो पेशेंट हाइपरटेंशन के होते हैं, ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स होते हैं ना, उनके लिए जो दवाइयां होती हैं खास तौर पे ग्वानिथिडीन जो है ना ड्रग, इस ड्रग का जो इफेक्ट है ना उसको रिवर्स कर सकता है। लाइक अगर वो बंदा ये ड्रग ले रहा है और साथ में वो TCA भी ले रहा है, यानी ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट भी ले रहा है, तो वो उसका एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन को खत्म कर देगा। तो हमें जरूरी है कि हम वो वाला TCA लें जो जिस तरह सॉरी वो वाली हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग लें जो TCA के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगी, जिस तरह की ये मिथाइल और एपिनेफ्रीन जो कि उसने बता दिया मेटाबोलाइट है इसका, मिथाइल डोपा का। और ये वाली जो ड्रग्स हैं इनका इतना इंटरेक्शन नहीं होता TCAs के साथ एज कम्पेयर टू ग्वानिथाइडीन। ये जो है इसका बहुत फेयर रिवर्सल कर देगा वो। जाहिर बात है अगर एक हाइपरटेंसिव पेशेंट है उसको उसकी जरूरत है कि उसने अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है, लेकिन TCS ने उसका रिवर्स कर दिया है वो काम, तो क्या होगा, उसका जो ब्लड प्रेशर तो शूट कर जाएगा ना, और ब्लड प्रेशर अगर शूट कर जाए तो फिर आगे और कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपने उसको एडजस्ट करना है। आगे SSRIs की टॉक्सिसिटी क्या है, उसमें उसने वही बताया, नोजिया, हेडेक, एंजाइटी और सेक्सुअल डिसफंक्शन इसका एक मेजर है। ये आपने याद रखने हैं सारे। इंसोम्निया कॉज कर सकता है। अच्छा आपको याद होगा हमने एक एक जो थी ना उसमें हमने सिडेशन पढ़ा था, वो हमने एक खास में पढ़ा था जिसमें वो सिडेशन कॉज करा था। अच्छा अब ये आप सोचे होंगे एक तरफ वो सिडेशन भी कर रहा है, कुछ जगह पे इंसोम्निया भी करता है, कुछ जगह पे जो है ना, ये देखो मैं एक मिनट यहाँ पे दिखा दूं, ये जो है ना रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, इनका मेजर काम है सिडेशन करना। ठीक है, जबकि जो दूसरे है ना MAOI या फिर SSRIs या फिर ब्यूप्रियन, इनका इफेक्ट है स्टिमुलेटरी, यानी ये आपको जगाएंगे। अगर आपका पेशेंट को बहुत नींद आ रही है ना, अक्सर लोगों को डिप्रेशन में नींद ज्यादा भी हो जाती है कुछ केसेस में, सबको नहीं कह रही, डिफरेंट वेरी करता है। तो उस पेशेंट को फिर आप जो है ये वाले दो, अगर उस पेशेंट को नींद नहीं आ रही तो आप उसको फिर वो जो इंटेगोनिस्ट है 5-HT2 वाले वो दो। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे आपको बताने लगी थी, यहाँ पे इंसोम्निया का वो जिक्र कर रहा है इन केस ऑफ SSRI, जिस जो हमने ऊपर भी पढ़ा है कि वो एक्साइटेशन में रिस्पॉन्सिबल है। तो एक्साइटेशन में जाहिर बात है आपको नींद तो नहीं ना आएगी, इंसोम्निया ही होगा। ठीक है, उसके बाद ये सारे जो है ना एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट्स में क्या आ जाता है, इसमें ये होता है कि जो आपके मोटर इफेक्ट्स है, यानी कि आपकी मूवमेंट रिलेटेड जो इफेक्ट्स है, एक कैथेसीजिया, डिस्काइनेजिया, डिस्टोनिया रिएक्शन, ये सारे जो है ना इसमें क्या होता है कि आपके मूवमेंट रिलेटेड जो है ना डिफेक्ट्स आ रहे होते हैं कि मूवमेंट सही नहीं हो रही उसकी मसल्स की, या इस तरीके से उनमें इसकी चेंजेस आ रही होती हैं। ये सब हम टॉक्सिसिटी में बात कर रहे हैं, ये आपने जहन में रखना है। आपने ये नहीं कहना कि उसको हमने नॉर्मल डोज दे दिया और उसको ये इफेक्ट्स आने लग गए। नॉर्मल डोजेज में मेजरली वही जो माइनर होते हैं वही आ रहे होते हैं, आ भी सकते हैं लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द इंडिविजुअल, लेकिन हर किसी को ये नहीं है कि सारे इकट्ठे आने लग जाएंगे। ठीक है, सीवियर वही बात जो मैंने पहले बता दी है। अच्छा कार्डियक इफेक्ट करता है, क्यूटी वेव जो होती है उसकी प्रोलॉन्गेशन कर देगा, उससे क्या होगा, कार्डियक की जो एक वो प्रॉपर रिदम होती है वो जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। अच्छा अब ये जो जितने भी आपके होते हैं ना एंटी डिप्रेसेंट, इनको आप फौरन से विड्रॉल नहीं करते। मतलब कहने का क्या है कि आप ये नहीं करते कि आपने आज लिए, आज से 2 हफ्ते तक लिए और 2 हफ्ते बाद आप कहो नहीं बस अब मैंने नहीं खानी, छोड़ दी। इस तरह नहीं कर सकते आप, इसको आप देते हो स्लोली स्लोली छुड़वाते हो, आधी कर दी ड्रग, उसकी स्ट्रेंथ आधी कर दी, या इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता कंटिन्यू रखते हो फिर छोड़ते हो।
अगर आप फौरन छोड़ोगे ना तो रिलैप्स होगा, उसका डिप्रेशन वापस आ जाएगा, या फिर उसको जो है ना विड्रॉल सिंड्रोम उसके कहेंगे कि वो आ जाएगा, जिसमें क्या होगा, नोजिया होगा, डिजीनेस होगा, एंजाइटी, पैल्पिटेशन यानी हार्ट की जो है धड़कन, पैल्पिटेशन जो है वो होने लग जाएगी, ट्रेमर्स होंगे, ये सब जो है ये इंक्लूड हो जाएंगे। आगे जो है उसने यही बात की है कि ये जो SSRIs है ना, ये बहुत सारे जो मैंने आपको पहले भी बताया है, साइटोक्रोम P450 आइसोजाइम्स होते हैं जिनका रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो मेनली मेटाबॉलिज्म में लिवर में होता है। इनका क्या काम होता है, इन्होंने बहुत सारी चीजों को मेटाबोलाइज करवाना होता है और उनको रिलीज करवाना होता है, एक्सक्रीट। मैंने आपको जिस तरह बताया कि हमारे लिवर में जो है ना कुछ एंजाइम्स होते हैं जिनका फंक्शन ही ये है कि उन्होंने मेटाबोलाइज करवाना होता है, ठीक है। अब ये जो SSRIs है ना, ये बहुत सारे एंजाइम्स के इनहिबिटर है। अब आपको पता है वो एंजाइम का कोई नेचुरली कोई तो फंक्शन होगा ना, किसी ड्रग को उसने मेटाबोलाइज करवाना होगा, किसी को उसने ब्रेक डाउन करवाना होगा, लेकिन जब वो जो है क्या कहते हैं, ये जो ड्रग्स है SSRIs उन एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे तो क्या होगा, जिन ड्रग्स ने उसके थ्रू मेटाबोलाइज होना था वो नहीं हो पाएंगी, वो वहीं रहेंगी। उससे फिर क्या होगा, उनकी टॉक्सिसिटी होगी, जिस तरह यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि SSRIs are inhibitors of cytochrome P450, an action that lead to increased activity of other drugs including TCAs और वार्फिन। अब देखो वार्फिन और TCAs आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में ज्यादा हो जाएंगी, क्योंकि उनकी मेटाबॉलिज्म ही नहीं हो रही, वो एक्सक्रीट आउट ही नहीं हो रही बॉडी से। इसी तरीके से बाकी सारी जो है ना, उसने ड्रग्स की यहाँ बात की हुई है कि कौन सी ड्रग किस एंजाइम को इनहिबिट करवा रही है, और उसके इनहिबिट करवाने से आगे जो है वो कौन सी ड्रग जो है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है। यहाँ पे उसने एक बात की हुई है, सिटेलोप्राम जो है वो एक SSRI कॉज फ्यूअर ड्रग रिएक्शन देन अदर SSRIs। ये खुद इटसेल्फ जो है एक SSRI है, लेकिन इसके एज कम्पेयर टू अदर SSRIs इसके जो है ड्रग इंटरेक्शंस कम है, यानी दूसरी ड्रग्स के साथ ये इंटरफेयर कम करेगी, उनकी एंजाइम्स की इनहिबिशन में कम जो है रोल प्ले करेगी। इस वजह से ये ज्यादा सेफर है अगर आप SSRIs में देना चाहते हो कोई। आगे उसने एक बात की है कि सेरोटोनिन सिंड्रोम है। आपको पता है कि एक चीज का मैं बार बार वही बात करती हूँ कि फार्माकोलॉजी में यू हैव टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन केमिकल्स, ठीक है। अगर आप एक चीज का एक्सेस करवा रहे हो फिर वो डेंजरस है, अगर आप कम करवा रहे हो वो डेंजरस है। यहाँ पे क्या बात करें, अगर आप एक्सेस तो सेरोटोनिन सिंड्रोम हो जाएगा। ये एक सिंड्रोम है, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि इतना सेरोटोनिन आपकी बॉडी में हो जाएगा कि वो लाइफ थ्रेटनिंग जो है कंडीशन डेवलप कर देगा, जिसमें क्या होगा, मसल्स की रिजिडिटी हो जाएगी, मसल जो होंगे वो सही तरीके से मूव नहीं होगा, मतलब उनमें टेंडरनेस आ जाएगी, और फिर मुख्तलिफ और जो प्रॉब्लम्स हैं जिस तरह कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम हो गया, हाइपरथर्मिया हो गया, मायोक्लोनस हो गया, उसके अलावा CNS के स्टिमुलेटरी इफेक्ट्स हो गए, फिर अगेंस्ट जो सीजर की मैंने बहुत दफा बात की वो हो जाएंगे। इसके अलावा ड्रग कॉम्प्लिकेटेड इंक्लूड जो ये सारी जो उसने ड्रग्स के नाम लिए हैं, इनमें से बताया कि ये सारी ड्रग्स भी जो है ये जो जिनका सबका हम जिक्र पहले कर चुके हैं, वो सारी अगर आप ड्रग्स कॉम्बिनेशन में दे रहे हो या एक्सेस में दे रहे हो या बिला वजह दे रहे हो तो क्या होगा, सेरोटोनिन सिंड्रोम जो है उस पेशेंट में आ सकता है। रिक्रिएशनल ड्रग्स, इसका शायद आप लोगों को ना पता हो, रिक्रिएशनल ड्रग्स वो होती हैं जो लोग जो ये नशावर के तौर पे या वैसी मजे के लिए या अपने आप को एक जहन में अपने लिए एक वो जो अलग से एक दुनिया बना के बैठे होते हैं, उस तरह की ड्रग्स जो जिसमें एक्टेसी जो है बहुत एक इम्पोर्टेंट, जिसका केमिकल नेम जो है MDMA के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन कॉमन नेम उसको एक्टेसी के नाम से कहते हैं। अच्छा, एसटी जॉन्स वॉर्ड जो है ये एक प्लांट है जो कि साइकोलॉजिकल जो है इस तरह के प्रॉब्लम जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं, एंजाइटी और डिप्रेशन वगैरह, उनके लिए यूज होता है। ये सारी जो है ड्रग्स के नाम उसने बताए हैं कि इन सब से जो है
सेरोटोनिन सिंड्रोम जो है वो इंड्यूस हो सकता है। अच्छा, अब जब इंड्यूस हो जाएगा तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो कि उसको एंटी सीवियर ड्रग्स दे सकते हो, मसल रिलैक्सेंट दे सकते हो, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए कि अगर सेरोटोनिनर्जिक उसको सेरोटोनिन सिंड्रोम हो रहा है उस पेशेंट को, तो जाहिर बात है उसमें मसल जो है वो रिजिड हो जाएंगे, उसमें मूवमेंट उनकी इतनी सही नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद जो है वो ये कह रहा है कि ब्लॉकर ऑफ 5-HT टू 5-HT रिसेप्टर्स दे सकते हो, और इन सब को जो है हम तब दे रहे हैं जब हमने इस सिंड्रोम को मैनेज करना है, सिंड्रोम को कम करना है। आगे वो टॉक्सिसिटी बात कर रहा है कि SNRIs की या पे 5-HT एंटागोनिस्ट की या हेटेरोसाइक्लिक ड्रग्स की। इन ड्रग्स का मेजरली ये है कि ये वेट गेन करवाती हैं। अच्छा, उसके अलावा सिडेटिंग है, हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके अलावा ऑटोनॉमिक इफेक्ट्स, वही जो हमने पहले पढ़ा है कि वो किस तरीके से ऑटोनॉमिक इफेक्ट्स हमें देते हैं। इसके अलावा वही अगेन बातें बार बार वही आ रही हैं, मूवमेंट रिलेटेड जो है डिसऑर्डर्स, पार्किंसन रिलेटेड जो होते हैं सिम्टम्स या उस तरह की कंडीशंस वो आ सकती हैं। अच्छा, ग्लैक्टोरिया क्या होता है कि सिक्रीशन फ्रॉम ब्रेस्ट हो सकती है, और एमेनोरिया में क्या होता है कि उसके जो फीमेल है उसके मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है, यानी एक दो उसके मेंस्ट्रुएशन जो है साइकिल वो स्किप हो जाते हैं। ये सारे जो एडवर्स इफेक्ट्स आ रहे हैं किन कंडीशंस में आ रहे हैं, ये तब आ रहे हैं जब टॉक्सिसिटी हो रही है इन ड्रग्स की, ठीक है। फिर आगे वही कॉमन से जो है सारे एंजाइटी, एजिटेशन, डिजीनेस, ड्राई माउथ क्यों होता है, अगेन आपको पता है एट्रोपिन लाइक इफेक्ट है ये ड्राई माउथ होता है, यानी मस्कुलिनिक रिसेप्टर की जब ब्लॉकेज होती है तब होती है। ये बाकी भी उसी से रिलेटेड है, लेकिन ड्राई माउथ एक स्पेसिफिक जो होता है ना मस्कुलिनिक की ब्लॉकेज के बाद होता है, इस वजह से मैंने आपको ये ज्यादा इसको बताया। अच्छा, साइकोसिस यानी उसका बैलेंस नहीं है, उसकी मेंटल जो स्टेट है वो बैलेंस नहीं है, उसमें मेंटल डिस्टर्बेंसेस आ रही हैं, वो रहे सीजर्स आ रहे हैं। फिर कार्डियोटॉक्सिसिटी हम फिर पहले पढ़ चुके हैं डिटेल में, क्यों हो रही है, क्योंकि रिसेप्टर्स वहां पे हैं, उनको वो ब्लॉक कर रहा है, ठीक है। आगे उसने बता दिया कि CNS स्टिमुलेट इफेक्ट्स भी आते हैं सिमिलर टू दोज ऑफ SSRIs। अच्छा, अब आपने देखा है कि कुछ जो है वो स्टिमुलेंट इफेक्ट्स दे रहे हैं, कुछ जो है वो सेडेटिंग इफेक्ट्स दे रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे वो बता रहे हैं, और वो हमने नाम देख लिए थे ऊपर कौन कौन से स्टिमुलेटरी दे रहे थे, कौन कौन से दे रहे थे वो सेडेटिंग। अच्छा, आगे वो कहते हैं कि स्वेयर विड्रॉल सिम्टम्स कहना कर, वही बात कि आपने ये जो है ना मिस नहीं करनी की डोज, इसको आपने जारी रखना, कम करते जाना है। उसके बाद वो वही बात कर रहा है कि ये इनहिबिट कर सकता है बहुत आइसोजाइम्स को, जिससे क्या होगा, जोन सी ड्रग्स उन आइसोजाइम से मेटाबोलाइज हो रही होंगी, उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी ब्लड के अंदर, जिस तरह। अच्छा, नेफाजोलोन enhance the action of several drugs including carbamazepine, ये स्टैटिन जो है वो किस लिए होते हैं, किसी को पता है स्टैटिन किस लिए यूज होते हैं? स्टैटिन जो है ना एक बड़ी ही एक वो फेमस क्लास है, और इनका काम ना लोअरिंग ड्रग्स होती हैं ये, ठीक है। स्टैटिन्स बहुत मेजर और बहुत फेमस है। आपने किसी भी ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को देख लो, उसके अंदर कोई ना एक जो है जरूर होगा लेवल को कम करने के लिए। वही बात दोबारा वो रिपीट कर रहा है कि ये जो है उनके आइसोजाइम को रिड्यूस कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि वहां पे उन ड्रग्स कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। उसके बाद ये कहता है कि नेफाजोडोन जो है ये इतनी ज्यादा हेपेटोटॉक्सिसिटी कर सकती है अगर आप बहुत ज्यादा ले लो तब, कि वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, ठीक है। और इसके अलावा जो दूसरी है डिलॉक्सिटीन, ये भी जो है लिवर डिस्फंक्शन में इसकी भी रिपोर्ट किया गया है कि ये भी लिवर डिस्फंक्शन कर सकती है। जाहिर बात है उसने इतनी जगह पे जब एक्शन करना है अपना जाके, इतने उसने एंजाइम्स के साथ उसके पंगे करने, इतने रिसेप्टर्स पे जाके उसने ब्लॉकेज करनी है बिला वजह की इन ड्रग्स ने। कुछ की लिमिटेड है लेकिन कुछ का बहुत वास्ट इफेक्ट है, वाइड रेंजिंग इफेक्ट है।
तो उससे जाहिर बात है एडवर्स इफेक्ट्स तो आएंगे फिर। अच्छा, आगे है MAOIs, इनकी टॉक्सिसिटी में क्या है, फिर वही हाइपरटेंसिव रिएक्शन जो हम पहले बात कर चुके हैं कि वो क्यों आते हैं, क्योंकि वो कार्डिक पे जाके, कार्डिक जो रिसेप्टर्स होते हैं उन पे जाके इफेक्ट करते हैं। और फिर आपको पता है हाइपरटेंशन जो है वो दो चीजें रेगुलेट करवा रहा होता है, या तो कार्डिक आउटपुट रेगुलेट करवा रहा होता है, या फिर जो होती है वेसल्स की जो वेजोडाइलेशन वेजोकंस्ट्रिक्शन होती है, वो ये दोनों चीजें जो मिलके हाइपर जो ब्लड प्रेशर है कंट्रोल करवा रहे होते हैं। तो कोई भी एक चीज जो है वो डिस्टर्ब होगी तो हाइपरटेंसिव जो होंगे रिएक्शंस आएंगे या हाइपरटेंसिव आएंगे, डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। यहाँ पे हाइपरटेंसिव आ रहे हैं। इसके अलावा क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप इनडायरेक्ट एक्टिंग सिंपैथोमाइमेटिक कोई दे रहे हो, सिंपैथोमाइमेटिक जो है वो इसके रिस्पॉन्सेज हैं। इसके अलावा हाइपरथर्मिया यानी कि इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ बॉडी वो आएगा। अच्छा, उसके बाद एजिटेशन, कन्वर्जन, वही बातें अगेन जो कॉमन हमने रिपीट पहले बात की थी। अच्छा, हाइपरटेंसिव क्राइसिस में अगर इन पेशेंट टेकिंग MAOIs who consume food that contain high concentration of indirect sympathomimetic tyramine। टायरामीन जो है ना एक प्रोटीन है जो आपके नेचुरली आप फूड में इनटेक करते हो, जब अगर आप उसकी इंटरेक्शन अगर आप वो ज्यादा कंसंट्रेशन में ले रहे हो तो उसका इंटरेक्शन होता है इन ड्रग्स के साथ, और उसका इंटरेक्शन जो होता है ना वो जो है हमने अवॉइड करना होता है, क्योंकि अगर आप वो लोगे तो उससे फिर आपको ज्यादा जो है वो हाइपरटेंसिव की तरफ वो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इसका जो है एक रिस्पॉन्स है सिंपैथोमाइमेटिक का, और वो जो टायरामीन है उसका भी इटसेल्फ भी एक रिस्पॉन्स है सिंपैथोमाइमेटिक का। तो वो क्या करेगा, वो बहुत जरूरत से ज्यादा उसको जो है हाइपरटेंशन की तरफ ले जाएगा। अच्छा, इन एब्सेंस ऑफ इनडायरेक्ट सिंपैथोमाइमेटिक क्या करेगा, लोअर करेगा ब्लड प्रेशर को। और ओवरडोजेज में क्या होगा, अगर आप ओवरडोज कर दो किसकी, अगर सिंपैथोमाइमेटिक नहीं है कोई साथ में तो उसमें क्या वॉक में चला जाएगा। ये बात है, अगर हाइपरटेंशन नहीं हो रहा तो क्या होगा, उसका उल्टा यही होगा, शॉक में जाएगा, यानी उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, सीजर होंगे, हाइपरथर्मिया हो जाएगा, वो सब आ। ठीक है, आगे उसने बताया है कि इसकी अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन कर दोगे SSRI के साथ तो होगा सेरोटोनिन सिंड्रोम। सेरोटोनिन सिंड्रोम फिर वही बात, सेरोटोनिन सिंड्रोम में क्या होता है कि सेरोटोनिन का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है। अब हर चीज का बैलेंस मेंटेन करना है, वो फिर आपको जो है बुरे इफेक्ट्स देगा, जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सेरोटोनिन सिंड्रोम में क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। अच्छा, अब आपका जो है ना मेजरली आपने अब ये जो टॉक्सिसिटी वाला है ना ये तो आपने पढ़ लेना है। ठीक है, ये आपका जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बॉक्स भी अगर आपसे होता है तो कर लेना, कोशिश करना कर लेना, ये भी उसी के अंदर आता है। ठीक है, इसके अलावा आपने पहला बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैकेनिज्म्स को एक दफा नजर मार लेना, लेकिन SRIs और SNRIs उनके मैकेनिज्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप अच्छे से कर लेना। ठीक है, इधर समरी में भी दिया हुआ है क्वेश्चंस के ये आंसर्स नीचे होगा इधर, ये समरी में भी दिया हुआ है। इन दोनों के पहले दोनों के आप कर लेना अच्छे से, ये जो बल्कि समरी को आप पूरी कोई नजर मार लेना अच्छे से। ठीक है, लेकिन ये पहले दोनों वाली जो समरी है ना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले दोनों की ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स की और SSRIs की, इसकी समरी ये पूरी जो है ना ये अच्छे तरीके से कर लेनी है आपने। ठीक है, और जो है ना क्वेश्चन आंसर्स में वही बातें बार बार रिपीट हो रही है जो मैंने आपको बार बार बताई हुई है। अगर आप लोग खुद करके देखना, मेरा गला बिल्कुल बैठ चुका है, अगर तो ये आपसे कोई क्वेश्चन किसी में कोई कंफ्यूजन हुई तो वो हम कल डिस्कस करेंगे। हमारे गाउट वाले भी क्वेश्चन रहते हैं, इसके भी हमारे अब रहते हैं, ये जो एंटी डिप्रेसेंट्स हैं। ठीक है, ये भी हम कर लेंगे, ये आपने खुद करने की कोशिश करनी है क्वेश्चंस।
पढ़ना है। अगर आपको कोई इसमें कंफ्यूजन हो या कोई मसला हो तो वो आपने मुझे ना वॉइस नोट पे जो है आपने मुझे पर्सनल मैसेज करना है, मैं आपको वहीं पे उसका जो क्वेश्चन है ना उसका जवाब जो है एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। इसमें आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लो।